ओके नाउ चलें आप यहाँ पर आप देखें, अभी तक आप गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में जो हम चीज़ें कर चुके हैं वो था लास्ट आर इंफ्राडायफ्रागमेटिक आर द एब्डोमिनल पार्ट ऑफ द इसोफेगस, साथ में उसकी मेजेंट्री भी देखी, पेरिटोनियम देखा उसका, देन वाज द स्टमक बताया मैंने उसको, उसकी एनाटॉमी भी आपने की और उसका साथ में हमने पेरिटोनियम भी देखा और उसकी ग्रेटर और लेसर ओमेंटम का एक कंसेप्ट भी हमने लिया। उसके बाद आपने देखा कि पायलोरिक ओरिफिस के बाद ऑनवर्ड हमने फिर स्मॉल इंटेस्टिन को स्टार्ट किया और आपको बताया कि उसका इनिशियल जो 10 इंचेस है जो कंप्राइज ऑफ द 4 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ड्यूडिनम, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टिन। और फिर ड्यूडिनो जेजुनल फ्लेक्चर के बाद इंटर हो गया हमारा एक और पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टिन, द लॉन्गेस्ट वन, दैट वाज द जेजुनम एंड द इलियम टुगेदर विल मेक एक्चुअली 12 फीट इन लेंथ। फिर वो 20 फीट दैट विल बी एक्चुअली वो यहाँ पर आके फिर नेरो जाहिर है ब्रॉडर अबव एंड नेरोअर बिलो डिस्टली ऐसे ऐसे प्रोग्रेसिवली हमने उनके डिफरेंसेस वगैरह किए और साथ में हमने उसकी मीजेंट्री भी की। और जब हमने उसकी मीजेंट्री की तो आपको बताया था उसकी मीजेंट्री ऑब्लिक होती है और फैन शेप्ड होती है और उसका रूट ऑफ मीजेंट्री ऑब्लिक होता है। और उसके बाद वो मीजेंट्री वहां स्ट्राइक करके फिर स्प्रेड हो जाती है टू बिकम कंटिन्यूअस विथ द पैराइटल पेरिटोनियम, जो इस वक्त आपको ये ब्लू कलर का जहां भी नजर आएगा ये पेरिटोनियम होगा और ये अभी इस वक्त यहां पे आप देख रहे हो। एंड देन यू सी दैट विल बी दी टर्मिनल पार्ट ऑफ द इलियम, ये टर्मिनल इलियम जिसको हम कहते हैं, लास्ट पार्ट ऑफ द इलियम जहां पर दैट इंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टिन। द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टिन जो आप यहां पे देख रहे हो वो है द ब्लाइंड पाउच जो है इस वक्त, जिसको हम कहते हैं द सीकम। तो दैट इज कॉल्ड द सीकम। और ये जो सीकम है यहां पर दिस विल बी, तो इस सीकम को यहां पर एक पाउच की तरह हम पाएंगे यहां पर। और हमें अभी से पता चल गया है कि हम इंटेस्टिन स्मॉल को छोड़ के लार्ज में एंटर हो गए हैं, क्योंकि वो लार्ज इंटेस्टिन दूर से दिखेगा कि वो स्मॉल से डिफरेंट है। एक तो अपने ल्यूमन के हिसाब से भी लार्ज इसलिए तो कहते हैं उसको, लेंथ इतनी बड़ी नहीं है इसकी, मुश्किल से अभी काउंट भी करेंगे तो 3 फीट से ज्यादा नहीं होगा या 4 होगा, चलो वो कहां 4 कहां 21। तो ये लेकिन ल्यूमन आप देखें, इसका भी देखिए, इसका चाहे वो स्टार्ट यहां से हो रहा है तो यहां उसके जो बिगिनिंग में आप देख रहे हो तो ये इसका विड्थ देखें, इसकी विड्थ अच्छी खासी, लेकिन एक जैसी भी हो फिर भी इसका जो बाहर से जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये अपीयरेंस पूछी जाती है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस, अपेरेंटली द डिफरेंसेस बिटवीन द ग्रास डिफरेंसेस बिटवीन स्मॉल एंड द लार्ज इंटेस्टिन। वो तो ल्यूमन व्यूमन तो है ही, चलो, लेकिन उसके बाद जो डिफरेंस नजर आ रहे हैं, ये देखिए स्मूथ है, ये स्मूथ नहीं है, ये ऐसे कन्वुलेटेड तो ऐसे है लेकिन ये देखें कि पाउचेस में है कन्वर्ट, साथ में ये स्मूथ ऐसे है लेकिन इसमें देखें ये फैट के टैग्स लटक रहे हैं यहां से। ये 3 मेजर डिफरेंसेस, तो मेजर डिफरेंसेस खास तौर पे आपको बताए जाएंगे और ये आते कहां से, असल चीजें कंसेप्ट हो, वरना तो ये 3 है इसे लिख दें घर चले जाओ, हो गए हम काउंट कर लेंगे, लेकिन पता होना चाहिए कि हुए क्यों हैं, उनका क्या फायदा है। और ये आप यहां पर ये देख रहे हो ये सीकम, और इसके साथ साथ अब ये सीकम और सीकम के साथ अब जब अंदर हाथ डालेंगे तो यहां से एक और भी चीज है, वर्मीफॉर्म, वर्म लाइक अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी कहते हैं लेकिन हम अपेंडिक्स लिख लेते हैं सिर्फ, वर्म लाइक अपेंडिक्स। अब वर्म लाइक अपेंडिक्स कहने की क्या जरूरत है, कोई वर्म के अलावा भी ऐसा कोई दिखने वाला कोई और अपेंडिक्स थोड़ी ना है हमारे पास, तो एक ही अपेंडिक्स कहने से बस हो जाएगा काम हमारा, लेकिन हम उसको एकेडमिकली वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी कहते हैं, बट यू कॉल इट द अपेंडिक्स। और ये जो अपेंडिक्स है वो जाहिर है वो बाकायदा इसके अंदर ल्यूमन है, तो ल्यूमन इसका दैट विल गाइड यू इनटू द सीकम। तो सीकम के अंदर से आप अगर फिंगर पास करोगे तो इट विल गो हियर एंड इट्स द ब्लाइंड अगेन, क्योंकि इसका जो इस तरफ जो टिप जो है वो तो है बंद, ये ब्लाइंड है, ये एक ब्लाइंड स्ट्रीट है एक तरह से। तो आप यहां से फिंगर पास करेंगे, इसका मकसद यह है कि सीकम के अंदर 2 ओपनिंग्स होंगी, एक जहां वो इलियम ओपन हो रहा है और एक वो जहां से स्टार्ट हो रहा है हमारा अपेंडिक्स। अपेंडिकुलर ओरिफिस भी होगी और इलियल ओरिफिस भी होगी। इलियम वो जो अब सीकम के अंदर ओपन हो रहा है, इलियोसिकल जंक्शन, और इस जगह पर फिर जाहिर है फूड रुक रहा है, क्यों, क्योंकि इसका जो इनर सर्कुलर मस्कुलेचर है उसके अंदर फिर एक थिकनिंग है, फिर एक और स्फिंक्टर है, उसको हम कहते हैं इलियोसिकल स्फिंक्टर। तो इसका मकसद है कि इस जगह पर स्ट्रेसेस होती है और यहां से ऐसा खुलता है और यहां से पास ऑन होता है हमारा काइम इनटू सीकम, मैंने लार्ज इंटेस्टिन की एंट्री लेता है, और जैसे ही लार्ज इंटेस्टिन में इस दरवाजे से गुजरे उसका नाम हो जाता है फीसिस, फिर उसको कहते हैं फीसिस, जहां से पास ऑन होगा तो। और क्योंकि स्फिंक्टर है इसलिए फिर वो रिटर्न नहीं करता, जैसे हमारा ड्यूडिनम का जो काइम है जो स्टमक से ड्यूडिनम में आया है वो रिटर्न नहीं करता, बिकॉज पायलोरिक स्फिंक्टर जो है
वो इंटरमिटेंटली इरेगुलर इंटरवल्स के बाद खुलता है, वो खुलता है तो वो अपने स्टमक से आगे पास ऑन कराने के लिए खुलता है, ये रिटर्न नहीं करता। तो ये सीकम इस जगह पे पड़ा हुआ है, और जो सीकम यहां पड़ा हुआ है इस जगह पर, तो जो सीकम इज स्लीपिंग ऑन द इलियक फोसा, राइट इलियक फोसा पे सोया हुआ है एक तरह से, राइट इलियक फोसा पर। इतना कुछ नीचे आ जाता है कि इवन द सीकम स्टार्ट्स एट द पेल्विक इनलेट रीजन, पेल्विक इनलेट से ऑनवर्ड है। मानिए सीधा सीधा करो कि ये फॉल्स पेल्विस में है, क्योंकि आपको पता है ना कि इलियक फोसा अच्छे खासे बोन्स हैं, तो हम कहते हैं कि ये पेल्विस है, शायद पेल्विस नहीं है, ये फॉल्स पेल्विस है। क्योंकि इस तरीके से जब आगे देखेंगे तो इंटीरियर एब्डोमेन वाल, पीछे देखेंगे तो 2 लंबर वर्टिब्री, तो हम एब्डोमेन में, ये तो पेल्विस में तो नहीं है। तो हिप बोन को खुश करने के लिए हम बोल देते हैं चलो हम पेल्विस में हैं, और इतना कुछ खुश करते हैं कि हम कहते हैं हम ग्रेटर पेल्विस में हैं, एक्चुअली वो फॉल्स पेल्विस होती है। तो उसका नाम ही होता है फॉल्स पेल्विस। असल पेल्विस तो शुरू होगी तब जब आप पेल्विक इनलेट से अंदर जाएंगे, और क्योंकि वो नैरो होगी तो हम उसको कहते हैं लेसर पेल्विस। तो ट्रू पेल्विस इज द लेसर पेल्विस। तो ये फॉल्स और ग्रेटर है, और फॉल्स और ग्रेटर पेल्विस से स्टार्ट हो रहा है हमारा क्या, सीकम। तो सीकम सोया हुआ है वहां पे, ये देखें आप, स्लीपिंग ऑन इलियक फोसा, on the muscle that is already taking origin from there, iliacus, and very close to the middle edge of the iliacus is coming here the narrowing psoas major also, and there is a groove between psoas major and the iliacus also. और अगर ये लेटरल बॉर्डर है सॉस मेजर का, तो ये जो सॉस मेजर मसल है, दिस इज द हाउस ऑफ द वेंट्रल रिमाई ऑफ योर लंबर नर्व्स व्हिच विल मेक द प्लेक्सस देयर। लंबर बड़ा मशहूर प्लेक्सस है, और इसके लेटरल बॉर्डरों से निकलती हैं आपकी 4 नर्व्स लंबर प्लेक्सस की, और इसके थ्रू एंड थ्रू हो जाती है इसकी 5वीं नर्व लंबर प्लेक्सस की, थ्रू एंड थ्रू मसल से ऐसे, और इसके मीडियल बॉर्डर से निकलती है आपकी 6ठी नर्व। ये 6 बड़ी मशहूर और मारूफ नर्व्स हैं, आपको पता है कि फीमोरल आपके लंबर प्लेक्सस की। और जो निकलेगा इधर मीडियल बॉर्डर से, तो उसका तो डायरेक्शन है सीधा पेल्विस के अंदर, ये आपकी रोटर नर्व। जो थ्रू एंड थ्रू आएगी, ये देखें मसल में से ऐसे निकलेगी, वाहिद नर्व है जेनेटोफीमोरल। लेकिन वो जो 4 इधर से निकलेंगी, उनमें से जो ऊपर वाली हैं, ये है वो जो L1 के रूट वैल्यूज लेके नीचे आ रही हैं, इलियोहाइपोगैस्ट्रिक, इलियोइंग्वाइनल, और उनमें से एक वो है जो इंग्वाइनल कैनाल के अंदर बिंडर होती है, इलियोइंग्वाइनल, और एक इलियोहाइपोगैस्ट्रिक भी है, वो भी इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की नर्व। आपको बताया था मैंने आपको नर्व सप्लाई में कि इंग्वाइनल लिगामेंट से ऊपर वाला ये वाला हिस्सा फिर इंटरकास्टल से सप्लाई नहीं होगा, 12वीं इंटरकास्टल जो सबकास्टल है वो इतनी नीचे नहीं आ पाती, तो फिर लंबर मजबूरन आपको देना पड़ता है। तो फिर लंबर की जो 2 बड़ी मशहूर रिप्रेजेंटेटिव नर्व्स हैं वो हैं इलियोहाइपोगैस्ट्रिक, इलियोइंग्वाइनल, जिसमें से इलियोइंग्वाइनल इज पासिंग थ्रू द इंग्वाइनल कैनाल इन फीमेल मेल बोथ। और ये जो जहां पर हम देखेंगे तो ये नर्व इस तरीके से, ये 2 नर्व वो ही हैं। लेकिन थोड़ा और नीचे आएंगे ना आप, तो ये लेटरल बॉर्डर से एक और नर्व यहां से आएगी, ये इसका मकसद है कि ये वो होगी दैट विल इंटर हियर इन द इलियक फोसा ऑन द बैक साइड ऑफ योर सीकम। तो सीकम यूं समझ लो कि अब सिर्फ इलियकस मसल पे लेटा हुआ नहीं है, ये भी इसके नीचे से गुजर रही है, इस पे भी लेटा हुआ है। और जब आप यहां इसको देखेंगे तो इसका मकसद ये है कि ये इलियकस है, दिस इज नाउ द सॉस। अगर सॉस है तो सॉस और इलियकस के बीच में आपको पता है कि फिर एक चौथी नर्व और है, यही है वो फीमोरल। आपको पता है बिटवीन द सॉस और इलियकस के ग्रुप में कौन पास होता है, फीमोरल, और ये फीमोरल है। ये इसका मकसद है कि फीमोरल के ऊपर भी लेटी हुई है ये, क्यों, इलियक फोसा है, क्या करें, ये दोनों नर्व्स यहां से पास होती हैं। तो दिस इज एक्चुअली पासिंग बिहाइंड बोथ ऑफ देम। तो इसका मकसद है कि ये इसके पोस्टीरियर रिलेशन में हो जाती हैं। तो पोस्टीरियर रिलेशन में ये तीनों स्ट्रक्चर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं इसके। बिल्कुल प्रेशर सीकम का ट्यूमर कम ही होता है, लेकिन बहरहाल अगर है वो तो हो सकता है बिल्कुल। दिस इज हियर नाउ द सीकम इज लाइक दिस। अगर इसको यहाँ पे आप देखेंगे, अगर मैं इसको सीकम को अगर आप जब खोलते हैं अंदर से, ये देखें आप सीकम तो थोड़ा और देखें इसको, लाइक दिस आल्सो, ये देखें लेटा हुआ है इस पे, देखें दोनों नर्व इसके पीछे हैं। और ये जो है ये बड़ी मशहूर नर्व है, आपको पता है इसको लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ थाई। वैसे तो बड़ी शराफत से ये इंग्वाइनल लिगामेंट से थोड़ा ऊपर जाके पेनिट्रेट करके इसके ऊपर से गुजर जाती है और लेटर साइड ऑफ थाई सप्लाई करती है। लेटर कुटेनियस नर्व ऑफ थाई इसका नाम है। लेकिन कभी कभी इसको थोड़ा सा जोश आ जाता है, थोड़ा प्रॉब्लम करने के लिए थ्रू हो जाती है इन दी इंग्वाइनल लिगामेंट। उसका एक नाम है, मुझे अभी उस सिंड्रोम का नाम जहन में नहीं आ रहा है, बार बार मुझे पता नहीं क्यों भूल जाता हूँ। लेकिन यहाँ पर वो यहाँ से पास होती है थ्रू दी इंग्वाइनल लिगामेंट। और ऐसे जो मसल, वो इंग्वाइनल लिगामेंट कोई ऐसे लिगामेंट तो नहीं है, वो तो मसल का एपोनेउरोसिस है। और मसल ने ऐसे किया कंट्रैक्ट तो ऐसे उसमें आ गई कंप्रेस, और कंप्रेस हो गई तो लेटरल साइड ऑफ थाई के ऊपर आपकी अल्टर्ड सेंसेशन हो सकती है। और ये खास तौर पे उन पुलिसमैन में होती है जो यहाँ पर रिवॉल्वर बांधते हैं ना, जो
वो ये बैठती है, इसका नाम है एक, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, मैं बताऊंगा मुझे याद करके। तो दिस विल बी एक्चुअली है, तो ये जैसे बैठते हैं ना यहाँ पर, तो ये जोर आ जाता है, इस पर जोर आ जाता है, तो चाहे इंगानल लिगामेंट से ना भी पास हो रही हो फिर भी इनके ऊपर कंप्रेशन आती है अगेंस्ट द बोन, दैट विल कॉल्ड ये द अल्टर्ड सेंसेशन। तो पूछते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये आपकी लेटरल कुटेनियस नर्व है। वैसे ये तो था यहाँ पर, लेकिन ये मसला ये है कि ये हमारा सीकम का मसला नहीं है। सीकम का मसला ये है कि ये लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ था और फीमोरल की पोस्टीरियर रिलेशन इसके साथ है, साथ में सॉस इलियकस तो है ही। और ये इस वक्त यहां पर ये टर्मिनल पार्ट ऑफ द इलियम इसमें ओपन हो रहा है, और ओपन ऐसे नहीं हो रहा है कि यहां हो रहा है, ये ऐसे ही ओपन हो रहा है जैसे बाइल डक्ट ओपन हो रही थी पोस्टीरियर मिडल एस्पेक्ट ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ डिडिनम्स मिडल, इसमें भी ऐसा ही है, ये ऐसे ऐसे ओपन हो रहा है। अब मैं इसको आगे से इसको खोलूंगा ना, तो ये मुझे जो ओपनिंग है इसकी इलियल, वो मुझे यहां से नजर नहीं आएगी, वे पीछे से नजर आएगी। अब देखना यहां से, ये देखिए, ये देखिए, ये ओपनिंग है, आ रहा है ये इधर से, ओपनिंग यहां है, तो इससे क्या जाहिर हुआ? ये पोस्टीरियर मिडल एस्पेक्ट, पोस्टीरियर मिडल एस्पेक्ट पे ओपन हो रहा है। और जैसे ये ओपन हुआ है ना यहां पर, जैसे ये ओपन हुआ है, जैसे आप ऐसे ओपन करोगे ऐसे, ये ऐसे, तो ये देखें इसके ये ओपनिंग है इसकी, तो ये दो फ्लैप्स आएंगे इसको, यानी ये थोड़े रेज्ड हो जाएंगे किसके? म्यूकोजा ऑफ द सीकम। तो ये इस तरीके से फ्लैप आ जाएंगे, और फ्लैप आ जाएंगे तो ये साइडों से ऐसे, जैसे लिप्स होते हैं ना हमारे, ये इस साइडों से थोड़े से ये बाइंड हो जाएंगे थोड़े से, इनको फ्रेन्यूलम कहते हैं, फ्रेन्यूलम। और ये जो फ्लैप्स हैं थोड़े से, इनको हम कहते हैं वेल्व, ताकि ये फूड जो यहां जो आए, जो फीसिस बन के आ गया है, काइम से फीसिस नाम ले लिया है इसने, ये रिटर्न न हो सके, तो ये क्या करेंगे? फ्लैप्स ये वेल्व का रोल प्ले करेंगे। इसका मकसद है कि इसको हम कहते हैं इलियोसिकल वेल्व, और ये है क्या? फ्रेन्यूलम ऑफ द वेल्व, ये लिखा हुआ होगा फ्रेन्यूलम ऑफ द वेल्व। ये है क्या? इलियोसिकल वेल्व्स, जैसे लिप्स की तरह होते हैं, जैसे बटन होल होता है। तो इसका मकसद है कि अगर यहां से काइम यहां एंटर हो गया और नाम उसका फीसिस पड़ गया, तो ये इलियोसिकल वेल्व क्या करता होगा? रिटर्न नहीं कराता होगा, उसको रोकता होगा, लेकिन ऐसा ये नहीं करता। ये रूडिमेंट्री वेल्व है, ये दिखावे का वेल्व है, ये दिखाने के दांत है। ये वेल्व नाम डाल दिया है हमने, ये हमारी मेहरबानी समझिए, लेकिन इस वेल्व का ऐसा कोई काम नहीं है। तो इसका मकसद है कि फिर फीसिस वापस चले जाते हैं आराम से? क्या नहीं, ऐसा भी नहीं है। उसके लिए फिर क्या है? उसके लिए ये जो टर्मिनल पार्ट ऑफ द इलियम है, इसको जब हम कट सेक्शन काट के जब हम उसकी हिस्टोलॉजी देखते हैं, तो वो ये हिस्टोलॉजी है सेम, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, इनर सर्कुलर, सब म्यूकोजा, मस्कुलर म्यूकोजी, लेमिना प्रोप्रिया, वही सिंपल कॉलम विद विलाय एटसेट्रा, वो सारा काम वही है। लेकिन यहां पर जो मस्कुलर लेयर है आपका, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल वाला में, इनर सर्कुलर दैट्स बिकम थिकन्ड, और हर जगह ऐसा है। जैसे उधर देखा था पाइलोरस में, अब देखेंगे यहां पर, उधर था पाइलोरिक स्फिंक्टर, तो इधर है इलियोसिकल स्फिंक्टर। ये रोकता है, ये तो रोकेगा ही, ये भी नहीं रोकेगा क्या? तो ये रोकता है, ये इसकी बैक फ्लो को रोकेगा। वेल्व ऐसे रूडिमेंट्री है, तो इलियोसिकल वेल्व डजंट एक्चुअली प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ और द बैक जर्नी ऑफ द फूड और जैसे द फीसिस हियर। इट इज द इलियोसिकल स्फिंक्टर that prevents, and this is nothing but the thickening of the inner circular musculature of the terminal part of ileum। और इसमें यहां से ये आप इलियोसिकल, अब देखें कि जिस जगह से ये इलियोसिकल जंक्शन आई है यहां से, इससे ऑनवर्ड जो लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा होता है उसको कोलन कहते हैं। और ये तकरीबन कहां तक? ये तकरीबन इलियक क्रेस्ट तक आ जाएगा। असेंडिंग कोलन विल स्टार्ट एट द लेवल ऑफ द इलियक क्रेस्ट ऑनवर्ड, तो इसका मतलब सीकम की एंड जो होगी वो इलियक क्रेस्ट तक। और ये तकरीबन अगर उसको आप नापेंगे ना, तो ये चेंज के करीब होगा। अब इलियक फोसा पर ऊपर बैठ के देखेंगे तो फुट स्केल जो चेंज का होता है, ये इतना ही होता है। तो सीकम की साइज जो होगी वो अराउंड 6 इंचेस, और ये इस जगह पे यहां पे पड़ा हुआ है यहां पे। लेकिन इस इलियोसिकल जंक्शन से थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे, तकरीबन 1-1.25 इंच के करीब, तो वहां पर एक और सुराख होगा, और इसमें अगर फिंगर पास करेंगे तो पूरी फिंगर अंदर चली जाएगी। ये भी तकरीबन 6 इंच का होता है। अगर इसको मैं यहां से यहां ले आऊं, तो इसका मकसद है कि नीचे तो 2-3 इंच ही बाकी बचता होगा, और यहां से अगर ये 6 इंच का मैं ये ले आऊं, तो ये तो फिर नीचे जाता होगा, और नीचे जाता होगा तो इसका मकसद ये है कि अगर नीचे चला गया तो ये तो पेल्विस में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो लेवल है, ये तो इंटरनल, ये तो थोड़ी पेल्विक इनलेट की लेवल है, और ये यहां से किया तो 3 इंच तो जो यहां आ गया, लेकिन बाकी 3 इंच तो हो जाएगा इनटू द पेल्विस। तो अपेंडिक्स कम से कम 30% इंडिविजुअल्स में ऐसे होता है, सीधा पेल्विस के अंदर, उसको हम कहते हैं पेल्विक पोजीशन ऑफ द अपेंडिक्स। लेकिन 65% लोगों के अंदर ये होता है बिहाइंड,
यानी मैं अगर इसको उठाऊं ऐसे तो इसके अंदर छुपा हुआ होगा बिहाइंड दैट, जैसे ना आपकी वो दो नर्व्स छुपी हुई हैं, ये भी उसके पीछे से छुपा हुआ होता है। इसको हम कहते हैं रेट्रोसिकल पोजीशन। 65% इंडिविजुअल्स में ऐसे होता है। 30% लोगों के अंदर ये इसकी पोजीशंस पूछते हैं, क्योंकि ये फ्लोटिंग है ना, ऐसे कहीं भी जा सकता है। तो 30% लोगों के अंदर ये पेल्विक पोजीशन होती है। और पेल्विक पोजीशन अगर होगी और अपेंडिक्स इन्फ्लेमेशन, जिसको अपेंडिसाइटिस कहते हैं, वो अगर हो गई ऐसे इंडिविजुअल्स में, तो उसको पेल्विक पेन और पेनियल प्रॉब्लम होगा। और फीमेल के अंदर फिर कंफ्यूज कर देगा हमें कि ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है या अपेंडिक्स है। देन विल बिकम कंफ्यूजिंग। पीवी एग्जामिनेशन में पेन कराएगा, हमें लगेगा कि ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, हम भेजेंगे गायनेकोलॉजिस्ट के पास, वो पता चलेगा कि इसको अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है। ये होगा क्या इसके अंदर, ये पेल्विक पोजीशन ऑफ अपेंडिक्स थी। इसके अंदर ये कंफ्यूजिंग होता है कभी कभी। मेल के अंदर ऐसा कंफ्यूजिंग नहीं होगा, कम होगा, क्योंकि मेल में पेल्विक डिजीजेस कम होती हैं। और जहां पर ये देखेंगे, और लेकिन मैंने बताया कि ज्यादातर रेट्रोसिकल पोजीशन इसकी ज्यादा कॉमन है, और रेट्रोसिकल पोजीशन ज्यादा कॉमन है इसकी। और ये पूरा जो आप देखेंगे सिकम, और ये इस जगह पर, यहां पर सच कोई स्फिंक्टर नहीं है। इसमें जो फीसेस चले जाएंगे ना यहां पर, तो वो अंदर जाके फिर इस तरफ तो निकल ही नहीं पाएंगे, तो ये फीसेस अंदर फंसे हुए होते हैं और हार्डर हो जाता है। इसको फिकोलिथ भी कहते हैं। लिथ स्टोन से निकला हुआ वर्ड। लिथोटमी आपने सुना होगा, लिथोट्रिप्सी ये सुना होगा। लिथो जो है ना वो स्टोन के, वैसे कैलकुलस भी स्टोन के लिए है, वो कैलकुलस से ही निकला हुआ है कैलकुलेटर। डिजिटल भी इसी से निकला हुआ है, क्योंकि लोग ऐसे काउंट करते थे डिजिट से, इसलिए डिजिटल। कैलकुलस से लोग, अब कंकरियों से लोग काउंट करते थे। अभी भी हम देखो पढ़ते हैं ना हम, तो जैसे हम पढ़ते हैं कोई दुरूद या इस किस्म की चीज़ें, तो हम काउंट ऐसे करते हैं। तो काउंट हम उन पेबल से, उन छोटी छोटी कंकरियों से करते हैं, इसलिए उन कंकरियों का नाम, क्योंकि कंकरी या वो पत्थरों का नाम कैलकुलस होता है, इसलिए काउंटिंग को हम कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटर, कैलकुलस, ये फला, ये इसी से निकला हुआ है वर्ड। तो लिथो भी इसी तरीके से है। दिस इज व्हाट वी कॉल हियर। तो यहां अंदर जाओ, तो इसका मकसद ये है कि अगर फीसेस अंदर फंस जाते हैं, और स्ट्रेसेस, इससे ज्यादा बड़ी स्ट्रेसेस और क्या होगी। ये तो स्फिंक्टर के, ये तो टेम्पररी स्ट्रेसेस है ना, ये तो परमानेंट स्ट्रेसेस है। जो गया अंदर वो गया, वो तो कभी लौटेगा ही नहीं। और जहां इतनी स्ट्रेसेस होगी तो इन्फेक्शन का क्या हाल होगा, अंदाजा लगे। तो इन्फेक्शन इतनी शदीद होती है वहां पे, हो सकने की चांसेस हैं। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि नहीं होती, इतनी नहीं होती जितना होना चाहिए। उसको हर आदमी में होनी चाहिए, ऐसे नहीं होती। क्यों? क्योंकि नेचर ने यहां पर फिर इम्यूनिटी इतनी दी हुई है, क्योंकि इसके लेमिना प्रोप्रिया के अंदर इतने लिम्फॉइड फॉलिकल होते हैं कि ऑलमोस्ट कंटिन्यूस शीट जैसे हो जाते हैं। ये नहीं से इतने कंजेस्टेड होते हैं, तो ऑलमोस्ट इतना कुछ कि हम इसको कहते हैं कि इट इज द लिम्फॉइड ऑर्गन। लेकिन लिम्फॉइड ये नहीं कि आपको फायदा देंगे ओवरऑल बॉडी को, ये अपने ही जान बचा ले तो यही बहुत है। इसलिए आपकी इन्फेक्शन यहां पर कम होती है। लेकिन बहरहाल डॉक्टर को भी, आखिर उसने भी दुकान खोली है तो जरूर उसको भी कमाना है। ऐसे तो नहीं कोई अब्दुल सत्तार ईदी बन के बैठा हुआ है, वो तो चाहेगा कि वो। और इसके जो इन्फेक्शंस होती हैं ना, क्योंकि यहाँ के जो पेन केयरिंग फाइबर्स होते हैं वो उसके ऑटोनॉमिक पे चढ़ के, और इत्तेफाक से क्योंकि ऑटोनॉमिक में वो सिंपैथेटिक्स पे चढ़ के, और सिंपैथेटिक्स के जो आबशार हैं वो निकलते हैं हमारे स्पाइनल कार्ड से। और स्पाइनल कार्ड की अगर आप 30 सेगमेंट्स ले लो तो अल्लाह ने देखो कैसे सिमेट्री बनाई है। ऊपर के 8 छोड़ो, नीचे की 8 छोड़ो, बीच की 14 सेगमेंट्स में से ये आबशार फूटते हैं किसके? सिंपैथेटिक के। इसके अलावा कायनात में और कहीं नहीं होते। सिंपैथेटिक जहां से आता है। ये और बात है कि ऊपर से हाइपोथैलेमस उनको कंट्रोल करता है, इसको हेड गैंग्लियन भी कहते हैं, और उसको कंट्रोल करता है, और उसको कंट्रोल करता है उसका। इसका मकसद है कि आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में चाहे सिंपैथेटिक हो चाहे पैरासिम्पैथेटिक हो, उसका बाप है दरअसल हाइपोथैलेमस, और उसका भी बाप है आपका सेरिब्रम। क्योंकि आप देखें ना कि आप चीजें देखते हैं आप, और देखने से फिर हाइपोथैलेमस को वो बोलेगा कि इसको डराओ तो हार्ट का रेट बढ़ जाता है। लेकिन वो देखने से होता है ना। 10 शेर सोए हूं, मैं आंखें बंद करके बैठा हुआ हूं, पर 10 सोए हुए हूं, मुझे क्या, मुझे थोड़ी ना पता चलेगा। मेरा हार्ट बीट में बड़े आराम से 10 शेरों के बीच में बैठा हुआ हूं, क्योंकि मैं शेर देख नहीं रहा हूं, लेकिन उसमें से एक गुराएगा, मैं सुन तो रहा हूं ना, एकदम से मेरा बीट। क्यों? क्योंकि ये ब्रेन, सुनना तो ब्रेन का काम है, तो ब्रेन सुनाएगा और सुन के वो हाइपोथैलेमस को करेगा कि उसको अलर्ट करो, और अलर्ट करके वो करवाएगा उससे। क्योंकि असल जो स्टेशन है वो 14 सेगमेंट्स है, बड़ी मशहूर, जो अल्लाह ताला ने हमें दिए, जिसको हम कहते हैं फ्लाइट एंड फ्राइट सेंटर्स। लेकिन आप पैरासिम्पैथेटिक वाले होते हैं, उसको हम कहते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट। सोए हुए बड़े मजे से ये पैरासिम्पैथेटिक कर रहा है आपका काम। जिस वक्त भी आप बैठे हुए हैं, आपका हार्ट रेट इस वक्त 72 है, तो ब्रेक दरअसल पैरासिम्पैथेटिक ने लगाया हुआ है, ये उसकी मेहरबानी समझे। उसने ना थोड़ा सा ब्रेक ढीला किया तो सिंपैथेटिक चढ़ाएगा उसको आपके ऊपर, ये खड़े खड़े 200 हो जाएगी।
तो ये एक्चुअली द टोन ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक ऑफ द वेगस, इसको कहते हैं ये वेगल टोन है। इसको थोड़ा सा ना, तो आपने थोड़ा सा इसको आपने हिलाया ना आपने इधर उधर, तो ये एकदम से रेट तेज हो जाएगा। और जब रेट बिल्कुल स्लो हो जाते हैं ना, बिल्कुल कि हार्ट ब्लॉक ही हो जाता है और आपका रेट 25, 27, 28 वाला रहता है अगर, और पेशेंट जो है वो जा रहा होता है, तो एकदम से हम उसका रेट बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, सिंपैथेटिक को स्टिमुलेट नहीं करते, पैरा को रोक लेते हैं और एकदम से इसको एट्रोपिन की इंजेक्शन डाल देते हैं, 1, 2, 3 ताकि ये 25 से मतलब 50 तो हो। ये खासतौर पर लास्ट मोमेंट में एट्रोपिन की इंजेक्शन लगाते हैं जो वेगल टोन को ब्लॉक करती हैं। ये वेगोलाइटिक ड्रग्स होती हैं क्योंकि वेगल टोन इतना स्ट्रांग होता है ये हार्ट के लिए। हार्ट पे ज़्यादातर जो ऑटोनॉमिक कंट्रोल है ना, वो पैरासिम्पैथेटिक का ज़्यादा है, सिंपैथेटिक का कम है। अंडरस्टूड? दिस विल बी एक्चुअली कॉल्ड दिस। तो ये पूरा आप इस तरीके से यहां पे देखो। तो मैंने बताया बाकी जो 5% और पोजीशन है आपकी अपेंडिक्स टिप की, वो फिर कहीं भी हो सकती है। जैसे ये इलियम के साथ पैरेलल पड़ा हो, पैराइलियल, ये टर्न करके यहां सीकम के साथ ही पैरेलल पड़ा हो, पैरासिकल, इलियम के पीछे चला गया हो, रेट्रोइलियल, रेट्रो बिहाइंड है, पैरेलल पैर। तो ये अलग अलग पोजीशंस हो सकती हैं। ये इतना नॉटी होता है, कभी भी कहां भी जा सकता है, ऐसे नहीं है कि कभी भी कहां भी, लेकिन यह है कि ऑलमोस्ट फिक्स पोजीशन, लेकिन किसी में क्या किसी में क्या। और जब अपेंडिक्स की ऑपरेशन करते हैं, तो अपेंडिक्स की ऑपरेशन जब करके यहां से कट लगा के, जब आजकल लेप्रोस्कोपिक यहां सर्जरी हो रही है, तो यहां पे कट लगा के जैसे उसको खोलते हैं तो इसकी टिप नहीं मिलती। टिप को ढूंढने की कोशिश ना करें क्योंकि टिप पता नहीं कहां बैठा हुआ, तो टिप के चक्कर में तो आप 50 मिनट तो इधर ही गुजार दोगे, उसको ढूंढते ढूंढते। आप उसके बेस को पकड़ें, बेस को पकड़ के ऐसे ले आएंगे, निकल आएगा। वो बेस आसानी है, आसान। और आसानी क्या है, और बेस को गाइड करना भी ऐसे थोड़ी को बेस पकड़ सकते हैं ऐसे आराम से। बेस को भी फॉलो करेंगे तो आराम से उस पर बेस पे आपका हाथ आ जाएगा। तो वो सर्जन्स गाइड क्या है उसके लिए वो देखनी पड़ेगी। अब ये अपेंडिक्स इसी पोजीशन में यहां पर, अब ये सीकम आपने देखा, और सीकम के एंड से यानी इलियोसिकल जंक्शन से ऑनवर्ड ऑलमोस्ट एट द लेवल ऑफ इलियक क्रेस्ट, देखें यहां पर। अब इसमें डायग्राम में देखें, यहां पे देखिए, इससे ऑनवर्ड शुरू हो गया हमारा असेंडिंग कोलोन। कोलोन शुरू हो गया, लार्ज इंटेस्टिन का तीसरा हिस्सा। 2 हिस्से तो अभी आपने देखे, सीकम एंड अपेंडिक्स, बोथ आर द पार्ट्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टिन। अब शुरू हो गया हमारा असेंडिंग कोलोन। अब असेंडिंग कोलोन जैसे शुरू हो गया, तो अब ज़ाहिर इलियक क्रेस्ट तो क्रॉस कर चुके आप। तो इसका मकसद है कि पोस्टीरियर बॉडी वॉल पे पड़ा होगा। आपसे क्यों पोस्टीरियर बॉडी वॉल, इसकी मेजेंट्री नहीं है क्या? इसकी मेजेंट्री नहीं है, बताता हूं आगे क्यों नहीं है इसकी। बस बताना क्या है, आपको पहले ही पता है। ड्यूडेनम की मेजेंट्री किधर गायब हो गई थी? सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल नहीं हो गया था, वो प्रेस नहीं हो गया था अगेंस्ट द पोस्टीरियर बॉडी वॉल, और उसके मेजेंट्री की जो लेफ्ट लीफ थी वो कंप्रेस हो गई थी और वो डिजनरेट हो गई थी अलॉन्ग विद द पैराइटल पेरिटोनियम। नाउ इट वाज पासिंग एक्चुअली स्टेशन बिहाइंड द पेरिटोनियम, पैराइटल पेरिटोनियम। सेम इसका भी यही हाल, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो इसका मकसद है कि इसकी मेजेंट्री का क्या असर हुआ होगा? गायब। तो क्या ये इंट्रापेरिटोनियल है? नहीं। तो ये क्या है? रेट्रोपेरिटोनियल। आगे से इसको सीरोजा है, लेकिन पीछे से फाइब्रोजा, सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल। जीआईटी का कोई ऑर्गन सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल से अलावा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सभी को मेजेंट्रियां थी, इसको नहीं थी क्या मेजेंट्री? मीजोकोलोन अच्छी खासी, वो इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की नीचे वाली पूरी डॉर्सल मेजेंट्री इसी की तो थी, उसमें ये भी था, दूसरे भी थे, ये भी था, सभी थे। वो तो पूरा कोलोन था ना उसमें, लेकिन उस पूरे कोलोन में इसने जान बचा के ये कंप्रेस हो गया, और वो बोलता है कि आई एम रेट्रोपेरिटोनियल, आई एम सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल, और मेरे पीछे जो स्ट्रक्चर में सबके ऊपर लेट जाऊंगा। आपको पता है सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल अपने ओरिजिनल रेट्रोपेरिटोनियल के ऊपर लेटे हुए होते हैं, जो जो उनके रेंज में, जो जो उसके रीजन में है। यहां नीचे तो चलो इतना कुछ खास नहीं है, सॉस मेजर भी इधर दूर रह गई, लेकिन इस साइड पर तो कॉर्डेटस लंबोरम वगैरह तो होगी ना, तो कॉर्डेटस लंबोरम के ऊपर लेट जाएगा ये, लेटा रहे। चलो थोड़ा ऊपर आएंगे तो अब बहुत काफी ऊपर आ गए, तो अब तो किडनी पड़ी हुई है यहाँ पर, कोई मसला नहीं, किडनी के ऊपर भी लेट जाओ, कोलिक इंप्रेशन होती है किडनी के ऊपर, ये देखें। और इतना ऊपर आओगे, इतना ऊपर आएंगे तो अब तो लिवर आ जाएगा, राइट लोब ऑफ द लिवर, उस पर टकराएं। अब टकरा के इससे ऊपर तो जा नहीं सकते, बैंड हो जाएगा ये। तो इसका मकसद है कि उधर कोलिक फ्लेक्चर क्रिएट हो जाएगा, और कोलिक फ्लेक्चर क्रिएट हो जाएगा उसको हम कहते हैं राइट कोलिक फ्लेक्चर, क्योंकि असेंडिंग कोलन और अब जो ट्रांसवर्स कोलन है उसकी जंक्शन है, क्योंकि ये लिवर के अंडरनीथ है, तो इसको हम कहते हैं हेपेटिक फ्लेक्चर। तो इसका मकसद ये है कि राइट लोब ऑफ द लिवर के अंडरनीथ उसके विसरल सरफेस पर बाकायदा इसका इंप्रेशन होगा, क्योंकि दबाएगा ना उसको उधर। और आपको पता है कि लिवर तो एक फ्राइबल स्ट्रक्चर है एक तरह से, जैसे आपने देखी होगी, आपने कलेजी देखी है ना, तो कलेजी लिवर ऐसे ही है, सॉलिड नहीं है, सॉफ्टर है,
हार्ट खासा सॉलिड है, ये सॉफ्टर है। लंग तो बिल्कुल पानी जैसा है, इस तरह के ऐसे कर दें वैसे हो जाएगा। वो कसाई क्या करते हैं, उस ट्रेकिया में से हवा फूंक के ऐसे करके ऐसे टांग देते हैं, इतने लंग्स, लंग में इतनी एयर जा सकती है, इतनी एयर तो आप भी डाल सकते हैं। डालते तो आप 5 मुश्किल से दोनों में 500 ml टाइडल डालते हैं, ये टीवी इतना ही डालते हैं आप। लेकिन अगर आप अपने ऊपर आ जाएं तो आप 2.5 लीटर और डाल सकते हैं। इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम कितना है देखिए, तो समझ लंग में आ सकता होगा ना इतना, तो ये दोनों लंग्स में इतना भर सकते हैं यहाँ पर। तो लंग्स ऐसे हैं, लिवर ऐसे नहीं है, लिवर को ऐसे नहीं कर सकते आप। तो लिवर भी अच्छा खासा एक सॉलिड और इस स्पॉन्जी के बीच में कुछ चीज़ है, ये समझ। तो यहाँ इस तरीके से ये टर्न करके आप आ गए, और जैसे आप टर्न करके आ गए आपका ट्रांसवर्स कोलॉन शुरू हो गया। सेकंड पार्ट ऑफ द कोलॉन जो है, सेकंड कोलॉन ये है ट्रांसवर्स कोलॉन अक्रॉस। अब जो सेकंड पार्ट है ये ऊपर चढ़े आप यहाँ, और ऑलमोस्ट आप अंडर द लिवर यहां से टर्न हुए। और जब आप यहां टर्न हुए तो ये क्योंकि लिवर का राइट लोब है, बड़ा है तो खासा नीचे है, कास्टल मार्जिन से तो आपको फील नहीं होगा वैसे, लेकिन अगर लिवर थोड़ा इनलार्ज हो जाए थोड़ा भी तो अंडर द कास्टल मार्जिन के फौरन बाद आपको लिवर फील होना शुरू हो जाएगा। इसलिए लिवर को आप राइट इलियक फोसा से यहां से आते हैं ऐसे, और अगर आप यहां उसकी परकशन करोगे तो यहां क्योंकि लिवर नहीं है और अंदर गैसेज और एयर है, तो इसका मकसद यह है कि यहां रेजोनेंट वॉइस आएगी, और जैसे रेजोनेंट होते 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 डल आना शुरू हो जाए, समझ लो यहां से लिवर शुरू हो गया है। नहीं, लिवर आपका राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में आएगा। हाँ, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम इनलार्ज यहाँ से होगा, क्योंकि वो जो लेफ्ट वाला है ना वो इतना छोटा होता है, बढ़ता ही नहीं, इतना कितना भी बढ़ेगा तो ये यहाँ से। और स्प्लीन यहाँ पर है, तो स्प्लीन अपनी साइज से दुगनी जब हो जाएगी तब जाके मुश्किल से फील होती है, क्योंकि वो खासी ऊपर है। तो इसका मकसद ये है कि एक फ्लेक्सर तो ये, उसके बाद आपका ट्रांसवर्स कोलॉन आएगा, और जब यहाँ ट्रांसवर्स कोलॉन आएगा तो वो टकराएगा फिर स्प्लीन को, स्प्लीन खासी ऊपर होने की वजह से ये ऑब्लिक आएगा ऐसे, और यहाँ से टर्न मारेगा। और यहां से अगर टर्न मारा इसने, तो अगर आपका असेंडिंग कोलॉन यहां से स्टार्ट हो रहा है इलियक फोसा से, इलियक क्रेस्ट से ऑनवर्ड यहां लिवर, तो ये मुश्किल से कुछ चलो 8 इंच होगा, 6 इंच है, चलो 7 इंच 8 इंच, तो ये 8 इंच होगा। और यहां से अब ट्रांसवर्स कोलॉन स्टार्ट हुआ। अब ट्रांसवर्स कोलॉन जैसे मैंने स्टार्ट किया कहां से, तो एक और फ्लेक्सर, ये लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर है। अब ये जो लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर है, ये लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर से स्टार्ट हो जाएगा हमारा डिसेंडिंग कोलॉन, और क्योंकि ये फ्लेक्सर हुआ है अंडर दिस विसरल सरफेस ऑफ द स्प्लीन, इसलिए इसको कहते हैं स्प्लीनिक फ्लेक्सर। स्प्लीनिक फ्लेक्सर तक मोस्टली देखा जाए, मोस्टली तो नहीं, स्प्लीन फ्लेक्सर तक मिडगट का खात्मा हो जाता है कुछ लोगों में वैसे, वरना तो कुछ लोगों में हाफ हाफ भी होता है। हाफ ट्रांसवर्स कोलॉन इज इन द मिडगट एंड रिमेनिंग हाफ इन द हाइंड गट। मेजॉरिटी में ये भी नहीं है वो भी नहीं है, मेजॉरिटी में अब है जो आ रहा है वो है राइट 2/3 और लेफ्ट 1/3 की जंक्शन। ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा कि मेरे ख्याल में आपको बताया गया है शायद, वो जो प्रिमिटिव गट था, ये आपको याद होगा, उसका इंटेस्टाइन ऐसे विटलाइन डक्ट खींच के ले जाती है, किसमें, अम्बलाइकस में। तो उसकी वो जो लूप बनता है यू शेप्ड है, उसकी 2 लिम्स होती हैं, उन 2 लिम्स पे डिपेंड करता है, उस 2 लिम्स के बीच में अंदर उसके कोर में चली जाती है आर्टरी, कौन सी, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। तो वो अगर सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी ऐसे गई, जैसे ये देख रहे हैं आप, ये ऐसे, ये लूप है आपका, इससे ऊपर जीआईटी है, ऐसे नीचे भी जीआईटी है, ये आपको पता है कि ये उससे ऊपर आपका स्टमक है, ये एसोफेगस वगैरह, ये आपका। तो इसके अंदर क्या, इसके कोर में कौन गया है, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। ये सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी इसको भी सप्लाई कर रही है, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। अगर यहां से सप्लाई होना शुरू हो गई तो ये है तुम्हारा ड्यूडिनम, हाफ ऑफ द ड्यूडिनम ऑफ द सेकंड पार्ट, क्योंकि ये डिसाइड कौन करेगा कि कितना होगा पार्ट आपका मिडगट का, मिडगट का हिस्से कितने एक्सटेंसिव होंगे, डिसाइड करेगी ये आर्टरी। इस आर्टरी ने यहां तक दिया तो ये सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम का जो हाफ है उसका, वो आपका मिडगट में आ गया, थर्ड पार्ट पूरा आ गया, फोर्थ पूरा आ गया, इलियम पूरा आ गया, जेजुनम पूरा आ गया, इलियम पूरा आ गया। इस जगह पे क्या लगा था, एम्ब्रियोलॉजिकली यहां क्या लगा हुआ है, जिसने खींच लिया था उसको अम्बलाइकस के अंदर, विटलाइन डक्ट। तो ये विटलाइन डक्ट है, जिस जगह विटलाइन डक्ट लगी हुई थी ना, उसके बाद इलियम के सिर्फ 2 फिट होते हैं,
इसका मतलब विट्रिलाइन डक्ट किधर होती है? 2 फीट प्रॉक्सिमल टू द इलियोसेकल जंक्शन। तो इसका मकसद है कि ये 2 फीट होंगे, किसके होंगे? इलियम के। तो इलियम के बाकी 10 फीट ये, और जेजुनम के 8 फीट ये, ड्यूडिनम के 2 और चलो दो पहले पार्ट के और 3 इसका था तो 1.5, चलो उसका नहीं 10 इंच होता है ना टोटल। 10 इंच जो टोटल होता है उसमें फर्स्ट पार्ट जो है वो 2 इंच है, दूसरा पार्ट जो है वो 3 इंच है, लेकिन 3 के हाफ पर जो है वो जाके खत्म होता है हमारा, वो बाइल डक्ट ओपन होता है। इसका मकसद है कि 2 इंच ये और 1.5 इंच और, तो 3.5 इंच जो है वो फोरगट की एरिया में चला जाता है, और बाकी 1.5 फीट रहा हुआ थर्ड, और 4 इंचेस आपका थर्ड पार्ट, तो 4 इंच ये और 1.5 ये 5.5, और आखिरी इंच ये 6.5। 6.5 इंच जो है ये ऐसा होगा 6.5 इंचेस, यहां तक आ गई। इसका मकसद है 6.5 इंचेस ड्यूडिनम, 8 फीट जेजुनम, 10 फीट ये और 2 फीट ये, 12 फीट जो है वो इलियम, माना पूरा स्मॉल इंटेस्टीन, ड्यूडिनम सवाए कितना 2.5 फीट छोड़ के, 2.5 इंच छोड़ के। उसके बाद ये कोलन शुरू हो गया। कोलन क्यों? सीकम, ये अपेंडिक्स, और चलते रहे असेंडिंग कोलन, और चलते रहे तो ये यहां तक पूरा ट्रांसवर्स कोलन, यहां जाके आया है फ्लेक्चर। अगर इस आर्टरी ने यहां तक ना ब्रांच दे दी तो मेरी तरफ से मिडगट यहां तक होगा। इसका मकसद है कि पूरा ट्रांसवर्स कोलन उसके जुमरे में आ जाएगा अप टू स्प्लेनिक फ्लेक्चर। लेकिन अगर इसने ये आर्टरी यहां तक रोक दी तो फिर स्प्लेनिक फ्लेक्चर मिडगट में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी इसको ब्रांच ही नहीं दे रही है, उसको तो फिर इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी ब्रांच देगी, तो डिसाइड वो करेंगे। इसका मकसद है कि इस लूप के लेंथ पर और इसके एक्सटेंट पर डिपेंड करेगा कि ये अप टू द स्प्लेनिक फ्लेक्चर मिडगट खत्म होगा और हाइंडगट शुरू होगा, या उससे पहले होगा, या उससे भी पहले होगा। उससे पहले इतना नहीं होता है, हाफ नहीं होता है। राइट 2/3 और लेफ्ट 1/3 जंक्शन को उमूमन रिकॉग्नाइज मानते हैं, लेकिन पता होना चाहिए अगर कहीं लेफ्ट फ्लेक्चर आपका लिखा हुआ है स्प्लेनिक फ्लेक्चर तो वो भी ट्रू है। अगर वो राइट 2/3 और लेफ्ट 1/3 की जंक्शन न लिखी हुई हो, तो अगर वो लिखी हो तो उस पर ज्यादा डोमिनेंट होगा, वो ज्यादा मच बेटर होगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों में ऐसे ही होता है। और अगर ना सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी ने ये तय कर दिया तो फिर लाजमन यहां तक की पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई वेगस करेगी, वेगस पर इससे नीचे नहीं जाएगी। इसका मकसद है कि वेगस का खेल कहां खत्म होता है? मिडगट के एंड तक। फिर मिडगट पर कितनी भी हो, राइट कोलिक फ्लेक्चर तक भी, लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर तक है तो भी, हाफ है तो भी ट्रांसवर्स कोलन का, और राइट 2/3 लेफ्ट 1/3 जंक्शन पर यह भी। सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की रेंज, उसकी एंड जो होती है, उसके इरिगेशन की जो एंड है, दैट इज द एंड ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई ऑफ वेगस आल्सो। और फोरगट भी उसी से है, ऐसे नहीं कि सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी से रिलेटेड है, इसकी एंड रिलेटेड है मिडगट की एंड से, और यहीं पर फिर लाजमन आपकी वेगस पे खत्म होगी। तो इसके बाद का वेगस का फिर उसके बाद क्या हाल होगा? पैरासिम्पैथेटिक उसके बाद क्या नहीं होता है? बिल्कुल होता है, वैसा ही होता है जैसे वेगस का, लेकिन उसके बाद फिर अब क्रेनियल सिस्टम का एंड हो जाएगा और वहां से फिर स्पाइनल कार्ड की रेंज शुरू हो जाएगी। तो इसका मकसद है कि पैरासिम्पैथेटिक जो है इसके बाद स्पाइनल कार्ड से वो 3 आबशार निकलेंगे, और अब की बार कहां? जहां सिंपैथेटिक है उधर से नहीं, उससे नीचे। और नीचे मतलब कितना? वो L2 तक हमने खत्म किया था, फिर लंबर तो छोड़ ही दो, L3 भी गया, 4 भी गया, 5 भी गया, S1 भी गया, और जब S2 आ जाए तो 2, 3 और 4 की रेंज में जहां से फिर 3 आबशार फूटेंगे पैरासिम्पैथेटिक के। और इन तीनों को कहते हैं पेल्विक स्प्लेनकिनिक नर्व्स, स्प्लेनकिनिक प्रीगैंग्लियानिक है। और ये प्रीगैंग्लियानिक अपना गैंग्लियन ढूंढ लेंगे किधर? आर्गन के करीब या सीधा सीधा आर्गन के अंदर। पैरासिम्पैथेटिक के जो पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स होते हैं आर्गन्स के अंदर होते हैं, जैसे यहाँ देखे नहीं आपने, मेंटेरिक एंड मीजनर प्लेक्सस इज इनसाइड। तो ये इस जगह पे आपको इस तरीके से यहाँ पे मिलता है। तो दिस विल बी द वेगस। तो ये इस तरीके से यहाँ पर आपको मिला, और ये मैंने बताया। उसके बाद ट्रांसवर्स कोलन के बाद डिसेंडिंग कोलन शुरू हो गया, और डिसेंडिंग कोलन की रिलेशन वो असेंडिंग कोलन जैसी, लेकिन इधर स्प्लीन है। और ये जब इस तरीके से लेके आएंगे तो यहां असेंडिंग कोलन स्टार्ट हुआ था इलियक क्रेस्ट से, क्योंकि नीचे से ही कम था, लेकिन ये रेंज नीचे वाली वो अभी भी असेंडिंग कोलन डिसेंडिंग कोलन होगी। यानी जितना 6 इंच था आपका ये सीकम, इधर वो भी 6 इंच डिसेंडिंग कोलन में आएगा। कब आगे खत्म होगा? जब से ये शुरू हुआ था। ये किधर? इलियक क्रेस्ट में तो खत्म हुआ है, पेल्विक इनलेट पे, तो ये पेल्विक इनलेट पे खत्म। तो फिर क्या शुरू? कोलन का अगला हिस्सा जो कहां होगा? ट्रू पेल्विस में, तो उसको हम कहेंगे पेल्विक कोलन, क्योंकि वो एस शेप्ड होगा। वो बताऊंगा क्यों होगा एस शेप्ड, इस वजह से उसको हम कहते हैं सिग्मॉइड कोलन।
तो उसका चौथा हिस्सा, लेकिन वो होगा पेल्विस में जाके, क्योंकि वो पेल्विक आर्गन है, हमें यहां तक रखना है। इसका मकसद है कि अगर ये 6 इंच है, ये भी 6 इंच है, तो डिसेंडिंग कोलॉन कितना होना चाहिए? 12, लेकिन अभी भी थोड़ा और ज्यादा, ये 12 नहीं 14 इंच, क्योंकि वो ऊपर से आया है, यानी ये 2 इंच और ऊपर से स्टार्ट हुआ है। वजह इधर स्प्लीन यहां ऊपर है, ये राइट लोब है, तो इसका मकसद ये कि ऑब्लिक होने की वजह से इसकी स्टार्टिंग और ऊपर से हुई है, और ऊपर से होने का मकसद ये हुआ कि 2 इंच और भी काउंट करें, फिर असेंडिंग कोलॉन की साइज काउंट करें, और उसके बाद सीकम की साइज, उन तीनों को मिलाएं तो ही जाके इसकी लेंथ बनती है। तो ये तकरीबन 14 इंच का होगा। तो इसका मकसद है कि ये कोलॉन और ये कोलॉन और ये कोलॉन, इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा होना चाहिए? डिसेंडिंग कोलॉन नहीं, इन सबसे बड़ा ट्रांसवर्स कोलॉन है। वजह कितना भी होगा आपका ये, चलो ऑब्लिक हो, ये 14 इंच है, चलो वो 15 इंच होना चाहिए, चलो भाई यहां से लेके यहां तक कितना होगा? 1 फीट से ज्यादा तो नहीं होगा, चलो 2 इंच और मान लेते हैं, 12 से 14, पता चला कि वो 18 इंच से भी बड़ा है। 18 इंच तो तुम्हारी साइज ही नहीं है। ये ऐसे होगा, ये जब यहां से स्टार्ट होता है उसके बाद ऐसे हैंग करके ऐसे आता है। और जब तुमने डिसेंडिंग कोलॉन की बात की थी, जब इसकी पेरिटोनियम की बात की, तो फिर ये भी कहता है कि जैसे मेरा असेंडिंग वैसे में वंस अगेन आई एम आल्सो सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल, सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल। और जैसे ये सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल यहां से आप बताएंगे लाइक दिस, ऐसे करेंगे तो ये इधर और इधर, जब इसके ऊपर आप ऐसे करोगे, ये आपका कोलॉन है, ये इधर कोलॉन है, ये यहां से ये पेरिटोनियम को तुम ऐसे पैराइटल को ऐसे चढ़ा के ऐसे ले आओगे, दिस विल बिकम सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल। और साइडों से देखोगे थोड़ी सी ग्रूव्स बन जाएंगी, इनको हम कहते हैं गटर्स, पैराकोलिक गटर्स। भाई देखो अब यहां से ये पड़ा हुआ ना, इसके ऊपर अगर मैं पन्ना चढ़ा दूं ऐसे, तो इन दोनों साइडों से ग्रूव्स क्रिएट होंगी कि नहीं? और ग्रूव्स यहां और यहां, इसमें मैं हाथ डालूं तो मेरा हाथ किस चीज को लगेगा? कोलॉन को कि पैराइटल पेरिटोनियम को? ठीक है ना, तो वो जो पैराइटल पेरिटोनियम को लगेगा तो इसमें फ्लूइड ही होगा ना, तो वो पैराइटल पेरिटोनियम का मकसद क्या है? पेरिटोनियल कैविटी होगी तो फ्लूइड होगा ना यहां पर। तो इसका मकसद ये हो गया कि ये फ्लूइड जो है ऊपर से ये पैराकोलिक गटर्स में से बह के हुए पेल्विस की तरफ जाता है, जिसका दी पैराकोलिक गटर्स। लेकिन जैसे मैं अपने ट्रांसवर्स कोलॉन में हाथ डालता हूं तो वो हैंगिंग है नीचे, वो मैं इसको उठा के ऐसे भी कर सकता हूं, झूले की तरह ऐसे छोड़ दूं तो नीचे गिर जाएगा। इसका मकसद है कि उसको तो मोबिलिटी है, वो तो नहीं है रेट्रोपेरिटोनियल, वो तो बहुत अच्छा खासा इंट्रापेरिटोनियल विद अ वेरी ह्यूज मेसेंट्री। इसको ग्रेटर मोमेंटम नहीं कहते। ये ग्रेटर मोमेंटम जो नीचे से रिफ्लेक्ट होके तुमने ट्रांसवर्स को लगाया था, तब तक तो वो ग्रेटर मोमेंटम था, लेकिन उसके बाद जब स्प्लिट होके इसको कवर कर दिया और अपर पोर्शन पर जब पहुंचा, अपर बॉर्डर ऑफ द कोलॉन पर, ये तुमने टर्न करके 2 लेयर्स जो हैं यहां तक रखे थे और इसको आपने कहा था बिल्कुल वो ग्रेटर मोमेंटम है, नो डाउट। लेकिन जैसे ही उसने इनक्लोज किया और विसरल पेरिटोनियम ट्रांसवर्स कोलॉन बन गया और उसके बाद ऐसे तुमने ऊपर उठाया, तो अब थोड़ी ना कोई उसको, अब अभी तक तुम ग्रेटर मोमेंटम किस हिसाब से मोमेंटम कहोगे? वो अब की बार किसको लगेगा जाके? पोस्टीरियर बॉडी वाल को, ताकि वो किसके साथ कंटिन्यूस हो जाए? पैराइटल पेरिटोनियम के साथ। पोस्टीरियर बॉडी वाल के साथ क्या लगा हुआ है? देखिए यहां से आप, ये आपका स्टमक था यहां पर, ये आपने लेसर मोमेंटम इधर रखा, ये आपने ग्रेटर मोमेंटम रखे, इसको इतना नीचे लेके आए और इसको फिर रिटर्न किया ऐसे। जैसे आपने इसको रिटर्न किया, ये तो स्टमक फील कर रहे हैं ना, जैसे आपने रिटर्न किया तो रिटर्न कैसे होगा? स्टमक के आगे कि स्टमक के पीछे? पीछे। जब स्टमक के पीछे आप जाएंगे तो उस जगह से पास हो रहा है आपका ट्रांसवर्स कोलॉन बिहाइंड द स्टमक, और जैसे ट्रांसवर्स कोलॉन पास हो रहा है तो ये है वो, और जैसे इसके लोअर बॉर्डर को लगा तो इसको ऐसे इनक्लोज किया ऐसे, तो तुम्हारे ग्रेटर मोमेंटम का तो खेल खत्म है इधर। उसके बाद जब इसको इनक्लोज किया यहां से, और ये यहां से इनक्लोज करके ये आ गया यहां पर, तो ये है तुम्हारा पोस्टीरियर बॉडी वाल, और इसके साथ ये हो गया या लाइक दिस। ठीक है, अगर ये हो गया तो ये तो मेसेंट्री हुई ना एक तरह से, बल्कि एक तरह से क्या है ही मेसेंट्री। किसकी मेसेंट्री? कोलॉन की। कौन से कोलॉन की? तो तुम उसको कहोगे मीजोकोलॉन, क्योंकि ये ट्रांसवर्स है तो तुम बोलोगे ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन। तो तुम यहां से जो हाथ पकड़ोगे ऐसे, तो ये झूले की तरह होगा कि नहीं? और इतना लंबा होता है कि ये नीचे ऐसे छोड़ दोगे तो नीचे गिर जाएगा, और ऐसे कर्व्ड जो होगा तो अच्छा खासा 18-19 इंच का होगा। तो सबसे बड़ा, सबसे लंबा ये होता है। देखें अब क्या है, ये देखें इस वक्त काटा है इसको, ये जितने भी स्ट्रक्चर देख रहे हो ना इस वक्त, ये सारे के सारे सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल या ओरिजिनल रेट्रोपेरिटोनियल है।
देखो जितने भी इंट्रापेरिटोनियल थे उन सबको काट के वो डस्टबिन में फेंक चुका है, लेकिन हर सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर उधर रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि वो आ नहीं पाया, वो बिहाइंड द पेरिटोनियम है यहाँ पर। तो देखें ड्यूडेनम के जो हिस्से थे रेट्रोपेरिटोनियल वो निकल के कट के बाहर आ गए, वो रुका हुआ है। पेंक्रियास ज्यादातर जो रेट्रोपेरिटोनियल है वो उधर ही रुका हुआ है। स्टमक चला गया, इंफीरियर इसोफेगस भी गया, जेजुनम और इलियम के मोस्ट ऑफ द पार्ट सारे के सारे ऑलमोस्ट गए, आखिर में ये टुकड़ा छोड़ा हुआ है हमने, हालांकि ये भी इंट्रापेरिटोनियल है विद द मेसेंट्री। उसके बाद सीकम रुका हुआ है, अपेंडिक्स अभी रुका हुआ है, उसके बाद असेंडिंग कोलन रुका हुआ है। ट्रांसवर्स का टुकड़ा यहां से कट गया, क्यों? वो ट्रांसवर्स सारा का सारा मेसेंट्री समेत बाहर फेंक दिया हमने। ये फ्लेक्चर दिखाने के लिए आपको रोक के रखा है, ये फ्लेक्चर दिखाने के लिए रोक के रखा है। और उसके बाद डिसेंडिंग कोलन पूरा रुका हुआ है, क्यों? रेट्रोपेरिटोनियल इसलिए। और उसके बाद जो सारे स्ट्रक्चर पीछे पड़े हुए हैं ये तो वैसे ही ओरिजिनली प्राइमरी रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स हैं, समझ गए? तो इसका मकसद ये हो गया कि ये पेरिटोनियम इनके साथ इस तरीके से सलूक करेगा, और अगर ये ऐसे ऐसे छोड़ दूंगा तो ऐसे हैंग करेगा। तो मैं ऐसे जो ऊपर उठाऊंगा, तो एक डायग्राम दिखाते हैं उसको, ऐसे जो मैं ऊपर उठाऊंगा तो ये डिसेंडिंग कोलन और असेंडिंग कोलन और डिसेंडिंग कोलन ये यहां होंगे, और जब यहां फ्लेक्चर होंगे तो ये जो मैंने ऊपर उठाया है तो ये ऐसे ट्रांसवर्स कोलन पिक्चर पे जाहिर होगा। देखो ये कैसे है, वो इंट्रापेरिटोनियल है, उसको तो जबरदस्त मेसेंट्री है, उसकी तो मेसेंट्री बड़ी शरारती है, आप देखेंगे उसको तो वो तो हैरान रह जाएंगे, उसकी मेसेंट्री जब आएगी तो बताऊंगा। नहीं, कौन सा? नहीं वो एब्डोमेन कैसे, वो तो है ही पेल्विस, उसका तो नाम ही है पेल्विक कोलन, वो तो पेल्विस में तो वो क्योंकि डिसेंडिंग कोलन की तो एंड हो गई है हमारी पेल्विक इनलेट पे। अगला ऐसा जो होगा वो होगा सिग्मॉइड कोलन, उसके बाद रेक्टम शुरू हो जाएगा और एनल कैनाल। एनल कैनाल इज टोटली इन द पेरिनियम, रेक्टम इज टोटली इन द पेल्विस, ट्रू पेल्विस, और सिग्मॉइड कोलन भी टोटली इन द ट्रू पेल्विस। उसको तो बाकायदा मेसेंट्री है, वो तो हैंगिंग है, सस्पेंडेड है, और उसकी मेसेंट्री का जो रूट है वो तो बड़ा ट्रिकी है। तो जहां से हम देखेंगे ये देखें आप, सीकम असेंडिंग कोलन, आप और किधर जा रहे हैं आप? ये उधर नहीं जा रहे हैं, ये फ्लेक्चर था, आपने फ्लेक्चर तो इसको ऐसे करें ना आप, ये बेसिकली अगर आप उसको देखेंगे तो ये ऐसे था, यहां ये फ्लेक्चर है, फ्लेक्चर के बाद ये और ये इधर फ्लेक्चर है, इसको क्या किया है? ऐसे कर दिया है। और ये देखो ये मेसेंट्री नजर आ रही है ना आपको, मेसेंट्री कौन सी? ट्रांसवर्स मेसोकोलन, क्योंकि आपने ऐसे उठाया ना ऐसे, और ये मेसेंट्री, तो इसका मतलब ऐसे और ऐसे मेसेंट्री उठाया, तो कौन सा लेयर मेसेंट्री का? इंफीरियर लेयर नजर आ रहा है, क्योंकि तुमने ऐसे उठाया है ना, गिरा दो तो ऐसे गिर जाएगा, तो कौन सा लेयर नजर आएगा फिर? इंटीरियर। तो ये आपको यहां से मेसेंट्री ऐसे उठाया है, आपको ऐसे तो उठा दिया है, तो ये इस तरीके से ऐसे नहीं, इसको छोड़ेंगे तो ऐसे, तब ये ऐसे हैंग कर जाएगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे हैंग कर जाएगा, इसलिए इसकी लेंथ लंबी होती है। ये फिर इनसे भी बड़ा है, इनसे भी बड़ा है, इन सबसे बड़ा है, सबसे लंबा है, तकरीबन 18 इंच का होगा अंदाजन कोई। तो दिस विल बी एक्चुअली लाइक दिस कोलोन्स इस तरीके से होते हैं। तो आपको देखिए मेसेंट्री का, लेकिन जब आप बात करते हैं ना सीकम की, सीकम को जैसे मैं हाथ डालूंगा ऐसे और उसे उठाऊंगा ऐसे तो उठाएगा, तो इसका मतलब इसको भी मेसेंट्री है ना, है कि नहीं है? ये टोटली इंट्रापेरिटोनियल है, लेकिन इसको मेसेंट्री नहीं है। आपके जो इंट्रापेरिटोनियल होते हैं हमने तो देखा है कि सबकी मेसेंट्रियां होती हैं, ये यूनिक है सब में। ये एम्ब्रियोलॉजी में बताऊंगा कि ऐसा क्यों है यूनिक, यानी इसका मकसद है कि इट इज टोटली इंट्रापेरिटोनियल विथ हैविंग नो मेसेंट्री। जब उठाएंगे तो इतना नहीं आएगा, इतनी मोबिलिटी नहीं है इसके अंदर, पीछे बाकायदा कंपार्टमेंट्स आपको मिलेंगे, थोड़े से गैप्स मिलेंगी जिसमें आपका छुपा हुआ है वो रेट्रोसीकल अपेंडिक्स भी, और ये सीकल रिसेसेस कहलाती हैं जो पीछे गैप्स होती हैं यहाँ पे। तो दिस इज व्हाट विल बी कॉल्ड एज लाइक। तो इसका मकसद है कि ये यूनिक है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इट हैज टोटली इंट्रापेरिटोनियल विदाउट मेसेंट्री। फिर आप देखें अपेंडिक्स, अब अपेंडिक्स भी लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा है, जीआईटी का हिस्सा है, जाहिर है ये भी पेरिटोनियल होगा, ये पेरिटोनियल है, टोटली पेरिटोनियल। वो जो इस तरीके से है लाइक दिस है, तो हैविंग अ मेसेंट्री, उस मेसेंट्री का नाम है बाकायदा मीजो अपेंडिक्स। तो इसका मकसद है कि इसकी मेसेंट्री, ये अगर टोटली इंट्रापेरिटोनियल होगा तो इसकी मेसेंट्री को मैं फॉलो करूंगा तो कहां जाके लगेगी? पोस्टीरियर बॉडी वॉल पे। ये यूनिक है, ये पोस्टीरियर बॉडी वॉल पे नहीं लगती। आपसे मेसेंट्री तो हमने सारी ऐसी सुनी है जो पोस्टीरियर बॉडी वॉल को लग के वहां पैराइटल पेरिटोनियम के साथ हो जाती हैं, ये वहां नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि इसका तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है। एक्चुअली ये डायरेक्ट पोस्टीरियर बॉडी वॉल पे नहीं लगेगी, बल्कि इनडायरेक्टली भी नहीं लगेगी। होगा क्या? आप देखेंगे एलियम है, ये एलियम है, स्मॉल इंटेस्टिन, ये टोटली इंट्रापेरिटोनियल होके इसकी मेसेंट्री तो पोस्टीरियर बॉडी वॉल पे लगती है ना।
है कि नहीं? ये टर्मिनल पार्ट ऑफ इलियम पे काटा है मैंने, और वो तो मीजेंट्री इतनी लंबी होती है आपको पता है। तो इलियम के टर्मिनल इलियम वाली जो मीजेंट्री किस जगह लगी होगी? राइट इलियक फोसा के पास, क्योंकि वो तो लंबी सी, उसका रूट कितना है, लंबा है, और यहां से कट लगाया तो ये यहां पर, इसके एक लीफ से यहां से इमर्ज होती है एक और मीजेंट्री जो इनक्लोज करती है हमारे अपेंडिक्स को। ये कर सेक्शन में से दिखा रहा हूं। इसका मकसद है कि मीजेंट्री ऑफ योर अपेंडिक्स एक्चुअली इज नॉट अ डायरेक्ट मीजेंट्री, इट इज एन ऑफशूट ऑफ द एग्जिस्टिंग मीजेंट्री, दैट इज द मीजेंट्री ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये देखिए यहां पे एक डायग्राम है इसका। मीजेंट्री प्रॉपर तो कहते ही नहीं, उसको तो कहते हैं सिंपल मीजेंट्री है। मीजेंट्री प्रॉपर तो एम्ब्रियोलॉजी में तो आप कह सकते हैं चलो मीजेंट्री प्रॉपर, लेकिन कौन से वाले देखिए ऑफशूट देखें, ये देखें ये यहां से आ गया, ये किससे उठा है, ये देखिए ये कटे है यहां से मीजेंट्री का, और मीजेंट्री के एक लीफ से यहां से आई है मीजेंट्री जिसको पूरा इनक्लोज कर देगी, और आप ऐसे ऐसे कर सकते हो। तो ये जो जगह है, ये झिल्ली जो आप देख रहे हैं डबल लेयर की, ये क्या है? मीजो अपेंडिक्स है। उस मीजो अपेंडिक्स में कुछ लिम्फ नोड्स भी पड़े हुए हैं, अपेंडिकुलर लिम्फ नोड्स, और यहाँ पर फिर अपेंडिक्स को एक आर्टरी भी मिल रही है, अपेंडिकुलर आर्टरी, और ये आके ये यहाँ पे टच कर रही है इसको, और यहाँ से इसकी ब्रांचेस आ रही हैं इसको, और इसके आगे ये जा नहीं सकती, एंड आर्टरी, ठीक है, ये एंड आर्टरी है, वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आर्टरीज जो आप यहाँ पे। तो ये जनरली आपको इस तरीके से मिलता है सारा सिलसिला यहाँ पर। तो अब इस वक्त यहाँ पर जीआईटी में एक एक करके आप मीजेंट्रियाँ भी देख चुके हो, और साथ में आपने उसके पेरिटोनियम भी देखे हैं, और वेरियस एरियाज, इन सारी चीज़ों को आप यहाँ पे कर चुके हो। अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे? इसके अंदर हम वो ग्लैंड्स डालेंगे जैसे लिवर है, जैसे ये, और साथ में इनकी अपनी रिलेशंस भी देखी हैं आपने, और किस तरीके से यहाँ पर हैं। और जाहिर है ये जो आपका ट्रांसवर्स कोलन है वो स्टमक के ज़ाहिर पीछे है ना, स्टमक आगे से सारा इंटेस्टाइन उनको कवर कर रहा है। तो आप जब ऐसे खोलते हैं तो सारा बीच के अंदर पूरा का पूरा आपको स्मॉल इंटेस्टाइन मिलता है, साथ में ये साइडें जो हैं फिर उसमें लार्ज इंटेस्टाइन हो, ट्रांसवर्स तो अंदर छुपा हुआ है, वो जो डायग्राम आपको दिखाया था। लेकिन ये सब छुपे होते हैं ग्रेटर ओमेंटम में, जिसको आप ऐसे ऊपर उठाते हो, अंडरस्टैंड? तो ये स्ट्रक्चर इसी तरीके से यहाँ पर आपको पूरे मिलते हैं यहाँ पर, और इन्हीं की एनाटॉमी आपको यहाँ पर समझनी है। तो आपको पेरिटोनियम का एक आइडिया आपको आ गया होगा ये किस तरीके से यहाँ पर, और इसका मोर आइडिया आएगा जब हम आगे से देखेंगे लिवर को, क्योंकि आगे से वो जो लेसर ओमेंटम को खींच के लाए हैं हम लोग, वो तो दरअसल हम लिवर से लेके आए, और लिवर को जब स्ट्राइक करेगा तो लिवर को भी पूरा इनक्लोज कर देगा, तो लिवर इज टोटली इंट्रापेरिटोनियल। और फिर जब लिवर को इनक्लोज करेगा तो फिर लिवर से ऑनवर्ड कहां जाएगा? डायफ्राम के अंडरनीथ, और उससे होता हुआ किधर पहुंचेगा? फिर पैराइटल पेरिटोनियम पे। अगर मैं छत से लटकाऊं लिवर को, आगे एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से पेरिटोनियम लेके आऊं, तो एंटीरियर एब्डोमिनल वाला पेरिटोनियम किधर जाएगा? डायफ्राम पे। और ऐसा ही चलता रहा तो वो तो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे आ जाएगा, तो फिर मेरा लिवर किधर गया? तो आप क्या करेंगे, यहां से लेके आए, आधे तक रुके, उसके बाद पाउच की तरह बना के लिवर को इनक्लोज किया, तो लिवर झूले में झूल गया, और उसके बाद फिर आप ऊपर डायफ्राम पे आके फिर पोस्टीरियर बॉडी वॉल पे आ जाए, तो लिवर क्या हो जाए? गठड़ी की तरह झूलेगा ना वहां पर, तो इंट्रापेरिटोनियल हो गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फिर लिवर से मैं मोमेंटम कैसे उठाऊं जो मैं स्टमक की तरफ ले जाऊं? ये हम करेंगे जब हमें लिवर की एनाटॉमी आएगी, तब पेरिटोनियम का थोड़ा सा और उगदा खुलेगा कि हम पेरिटोनियम को कैसे रिसेसेस क्रिएट करेंगे, किस तरीके से ये सारी चीजें देखेंगे। लेकिन ये ऑर्गन्स के साथ होगी आस्ते आस्ते, और जब ये सारा हो चुका होगा उसके बाद हम एक पेरिटोनियम पे क्लास कर लेंगे, देखेंगे उसके क्लिनिकल, देखेंगे उसकी रिसेसेस, देखेंगे पेरिटोनियल फ्लूइड की ड्रेनेज एट द वेरियस प्लेसेस। पेशेंट खड़ा है तो पेरिटोनियम का फ्लूइड किधर जाके ड्रेन हो रहा है, और पेशेंट अगर फॉर एग्जांपल लेटा हुआ है तो कैसे होगा, और पेशेंट जिसमें इन्फेक्शन होती है पेरिटोनियम को, उसको प्रॉप अप क्यों करते हैं, कहां हम पेरिटोनियम को भेजना चाहते हैं। तो लाइकवाइज इस तरीके से यहां पर हमें ये जनरल देखना होगा, तब आपको पता चलेगा ये चीजें कहां जा रही हैं, लेसर से क्या है, ग्रेटर क्या है, ओपिप्लाइक फोरामिन कैसे डेवलप होता है, ये सारी चीजें ये ऑर्गन के साथ चलेंगी। मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है मतलब उन टीचर से जो शुरू से पेरिटोनियम करा दें, पहले दिन पेरिटोनियम स्टार्ट किया है कभी किसी टीचर ने, मैं किसी को नहीं रोकता हूँ, आप कराएं जो भी आप जैसे आपको सही लगता है, अंदर जाएं, जैसे पढ़ाएं, ज्योग्राफी पढ़ा के आ जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे टीचर स्टूडेंट्स वैसे ही आपको ज्योग्राफी नहीं पढ़ाने देंगे क्योंकि वो चेक एंड बैलेंस है, तो जो भी पढ़ाएं, मुझसे पूछें क्या पढ़ाएं, मैंने कहा जो भी पढ़ा लो, मेरी तरफ से तुम हिस्ट्री पढ़ा के आ जाओ, अकबर बादशाह पढ़ा के आ जाओ, कोई मसला है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। असल चीज़ यह है कि स्टार्ट जो कोई पेरिटोनियम से करेगा, स्टूडेंट पहले ही पेरिटोनियम में फंसे हुए, उधर से आर्गन, पेरिटोनियम कोई हवा तो नहीं है, वो सारे आर्गन को कवर करेगा, आर्गन की एनाटॉमी नहीं आ रही है तो फिर कैसे होगा। मैं पहले पेरिटोनियम करा देता, अभी आप देखें, अभी ईसोफेगस, स्टमक, ड्यूडिनम, चेजुनम, फलां, ये वो सब 10 आर्गन्स हो गए,
साथ में थोड़ा थोड़ा पेरिटोनियम कर रहे हैं हम लोग, अब भी उसको रैपअप जब करेंगे, लेकिन अभी आर्गन्स बाकी हैं, खासतौर पे मेजर लिवर है हमारा। उस लिवर को यहाँ पर मॉडल में देखेंगे और इस सारी चीज़ों को, और उसको देखेंगे उसकी कैसे सर्जिकल डिवीजन से क्या है, हमारे नेक्स्ट क्लास होगी। लेकिन हम ब्रेक देंगे थोड़ा सा इसको, और हम करेंगे पहले एम्ब्रियो की। तो बेटर यही होगा, इट्स अ वेरी गुड टाइम कि एम्ब्रियो की 2 क्लासेस हम जहाँ पर दाग दें और इसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि अभी हो चुका है ना ये सारा, तो मीजेंट्री का एक आइडिया तो आ ही चुका है, और थोड़ा बहुत तो जनरल एम्ब्रियोलॉजी भी फ्रेश है, तो देन इट विल बी लाइक नो प्रॉब्लम, इतना कुछ ज़्यादा मसला नहीं होगा। और मेरा ख्याल है 2 क्लासेस में हमारा ऑलमोस्ट 80% निकल जाएगा, सिर्फ क्लिनिकल ही ना रह जाए, सिर्फ वो हमारी तीसरी क्लास में हो जाएगा। और उसके बाद हम 2 क्लासेस फिर न्यूरो एनाटॉमी की कर लेंगे, तो थोड़ा सा पुश करेंगे, तब तक आप इसकी एनाटॉमी कर लो, फिर हम लिवर की तरफ लौट के आएंगे यहाँ पर। ये होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास।